नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9th के अध्याय 3 जिसका नाम है नाजीवाद और हिटलर का उदय उसको करेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएं और कभी ना भूलें, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाजीवाद। नाजीवाद होता क्या है दोस्तों? आप लोगों में से बहुत सारे लोग नाजीवाद बोल तो देते लेकिन उनको पता नहीं होता। कोई भी शब्द हो, सिंपल सा तरीका है कि कोई भी शब्द हो अगर उसके पीछे बाद लगा दिया जाए तो वो एक विचारधारा बन जाती है। आपने सुना होगा अहिंसावाद, हिंसावादी। तो अहिंसा और अहिंसावादी में बहुत फ़र्क है। जब हम अहिंसा बोलते हैं तो उसका एक अर्थ है और जब हम अहिंसावादी बोलते हैं तो वो एक विचारधारा बन जाती है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि नाजीवाद और हिटलर का उदय कैसे हुआ। इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? 1914 से 1918 तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो इसमें दो प्रमुख गुट के बीच लड़ा गया था। दोस्तों अब एक सिंपल सी बात है कि अगर लड़ाई होगी तो जब भी होगी तो दो लोगों के बीच में होगी। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम अकेले ही लड़ेंगे। तो उसी प्रकार जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो भी दो गुटों के बीच में हुआ था। पहला था मित्र शक्तियाँ और दूसरा था केंद्रीय शक्तियाँ। मित्र शक्तियों में कौन-कौन से देश आते थे? तो मित्र शक्तियों में जो पहला देश है वो फ्रांस आता था। मित्र शक्तियों में पहला देश फ्रांस आता था, दूसरा देश ब्रिटेन आता था और तीसरा देश रूस आता था। इसी प्रकार केंद्रीय शक्तियों की बात करें, इसमें जो मुख्य देश आते थे, जिन जो इनके मुख्य देश थे वो पहले था जर्मनी था, दूसरा ऑस्ट्रिया था और तीसरा तुर्की था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मित्र प्रथम विश्व युद्ध किन दो गुटों के बीच में लड़ा गया था तो आप उत्तर में लिखेंगे मित्र शक्तियाँ और केंद्रीय शक्तियाँ। मित्र शक्तियों में मुख्य देश कौन से थे? फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। और केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की। अब है कि प्रथम विश्व युद्ध का अंत। प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? 1918 में हुआ था, हमने पढ़ा था। तो प्रथम विश्व युद्ध का अंत नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ हुआ। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का जो अंत है, युद्ध का अंत कब होता है? जब कोई एक पक्ष है वो हार जाता है, जब वो कह देता है कि नहीं भाई मैं हार गया, तभी युद्ध का अंत होता है। तो इसी प्रकार जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जो 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था, तो उसमें जो है उसका अंत नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ हुआ। जर्मनी की पराजय यानी कि हम कह सकते हैं कि केंद्रीय शक्तियों की पराजय के साथ हुआ, क्योंकि जर्मनी जो है वो केंद्रीय शक्तियों में से आता था। अब है जून 1919 में आते हैं। 1918 में युद्ध समाप्त हुआ, अब आते हैं जून 1919 में। नवंबर 1918 में हमारा युद्ध समाप्त हुआ था। अब हम आ जाते हैं जून 1919 में। तो जून 1919 में वार्साय की संधि पर हस्ताक्षर हुए। यहाँ पर एक शब्द है वार्साय। वार्साय का एक जगह का नाम है। वार्साय जो है वो एक जगह का नाम है। तो उसी को वहाँ एक संधि हुई थी, यानी कि वहाँ एक हस्ताक्षर हुआ। तो उसी संधि जो हुआ वो वार्साय में हुआ, इसलिए उस संधि को वार्साय की संधि कहते हैं। तो जिसमें जर्मनी के ऊपर मित्र शक्तियों ने कई अपमानजनक शर्तें थोप दी। जब जून 1919 में जो है वो युद्ध की समाप्ति के बाद जब वार्साय की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जब जून 1919 में जब वार्साय की संधि पर हस्ताक्षर हुए, तो जो जो लोग जीते थे इस युद्ध में, तो उन्होंने हारने वाले देश कौन था? मुख्य देश जर्मनी था। तो उसके ऊपर कई सारे जो है वो शर्तें थोप दी। भाई जो जीता है वो हारने वाले से कुछ तो कहेगा कि भाई मैं जीता हूँ, मुझे ये चाहिए। जिस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है वो तो हम लेंगे ही। तो पहला शर्त इन्होंने ये कहा कि युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया। जो युद्ध अपराध बोध एक अनुच्छेद है, यानी कि आर्टिकल है, उसके तहत इन्होंने जो लोग जीते यानी कि मित्र शक्तियों ने, जो केंद्रीय शक्तियों में मुख्य देश था जर्मनी, उस पे 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया। 6 अरब पाउंड बहुत बड़ी रकम है। अब दूसरा उन्होंने कहा कि युद्ध में हुए क्षति के लिए, युद्ध जब भी होती है तो उसमें बहुत सारी क्षति यानी कि तबाही होती है, तो उसमें जो क्षति हुई उसके लिए सिर्फ जर्मनी को जिम्मेदार माना। कहा कि जो भी इस युद्ध में हमें क्षति हुई है, जो भी हमारा नष्ट हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ जर्मनी है। तीसरा उन्होंने कहा कि जर्मनी को सैन्य विहीन करना। तीसरा उन्होंने जर्मनी को सैन्य विहीन कर दिया। सैन्य विहीन का अर्थ है सेना से विहीन। वहाँ सेना उन उसे जर्मनी को सेना रखने का अधिकार नहीं था। उन लोगों ने कहा कि अब तुम सेना नहीं रख सकते हो। चौथा उन्होंने कहा जर्मनी से सारे उपनिवेश। उपनिवेश का अर्थ क्या होता है? जो भी देश किसी दूसरे देश को अपने गुलाम में बना के रखता है उसको उपनिवेश कहते हैं। तो वो जो था उसने सारे उपनिवेश, जर्मनी के सारे उपनिवेश, 10% आबादी, जो जर्मनी का 10% आबादी था, 13% भूभाग यानी कि 13% जो जर्मनी का जो जमीन का भाग था, और 75% लौ भंडार
यानी कि जो लोहे का भंडार था वो 75% और 26% कोयला भंडार का मित्र शक्तियों में ने आपस में बांट लिया। अब जब युद्ध में हानि हुई तो जो इन लोगों ने थी वो सबसे चौथा जो उन्होंने कहा कि जर्मनी के सारे उपनिवेश जितने देश को जर्मनी ने गुलाम बनाए वो ले लिया उन्होंने, मित्र शक्तियों ने जो जीते थे। 13% आबादी, 10% आबादी ले ली, 13% भूभाग ले ली, 75% लौह भंडार ले लिया और 26% कोयला भंडार मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। अब है वार्सराय की संधि द्वारा, जो वार्साय की संधि हुई थी। वार्सा की संधि कब हुई थी? हमने पीछे पढ़ा जून 1919 में वार्सा की संधि हुई थी। तो वही जो वार्सा की संधि के द्वारा जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। जो वार्सा की संधि हुई तो उसके द्वारा इन लोगों ने, मित्र शक्तियों ने, जर्मनी में एक वाइमर गणराज्य की स्थापना की, जिसे कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। जब एक वाइमर गणराज्य एक पार्टी का नाम हम कह सकते हैं, उसकी इन्होंने संस्थापना की जर्मनी में, तो उस समय उस पार्टी को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। पहला समस्या क्या था? पहला था कि वार्सराय में हुए अपमान के लिए, जो वार्सराय में अपमान हुआ, अपमान क्या क्या हुआ, उन पे युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद क्या, तो उन पे 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। ऊपर से उनके सारे उपनिवेश ले लिए गए, 10% आबादी ले ली गई, 13% भूभाग ले लिए गए, 75% लौ भंडार ले लिए, 26% कोयला भंडार ले गए। तो ये सब जो अपमान हुआ जर्मनी का, उसके लिए जो है गणराज्य को, वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया गया। भाई जब वार्सा की संधि में जो अपमान हुआ तो लोगों ने जब जो एक नई पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम क्या था, वाइमर गणराज्य, तो लोगों ने उसी को जिम्मेदार ठहराया कि भाई जो भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। दूसरा है कि हर्जाना देने के कारण आर्थिक क्षति हुई। जो जर्मनी को है, जो 6 अरब पाउंड का जो हर्जाना चुकाना पड़ा, तो इसके वजह से उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो चरमरा गई। यानी कि उसके यहाँ जो है वो कह सकते हैं कि महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। अब है उन्हें नवंबर के अपराधी कह के मजाक उड़ाया जाता था। और जो वाइमर गणराज्य के लोग थे, जो वाइमर पार्टी के लोग थे, उन्हें क्या कहा जाता था? नवंबर के अपराधी। अब आपके मन में आया होगा कि नवंबर के अपराधी क्यों कहते थे? क्योंकि जो युद्ध जो समाप्त हुआ था वो नवंबर 1918 में हुआ था, तो इसीलिए उनको नवंबर के अपराधी कह के उनका मजाक उड़ाते थे लोग। चौथा है कि वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में, जो वाइमर गणराज्य के हिमायती थे, यानी कि जो उसके कार्यकर्ता थे, समाजवादी, उसमें कौन कौन से थे? समाजवादी थे, कैथोलिक थे, डेमोक्रेट, खेमे के थे, लोग थे। इनमें कौन कौन से लोग थे? समाजवादी, कैथोलिक, डेमोक्रेट, खेमे के लोग थे। अब है जर्मनी को, जो जर्मनी को है, जब जर्मनी को पांचवा क्या था समस्या, कि जर्मनी को अति मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति क्या होता है? अति मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति होती है जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है। जब जो कीमत है वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है, मुद्रा का मूल्य काफ़ी घट जाता है, और जो मुद्रा का मूल्य है वो काफ़ी घट जाता है, उससे भी जूझना पड़ा जर्मनी को। इसकी वजह से लोगों का विश्वास वाइमर रिपब्लिक से उठ गया, और इसकी वजह से जो है, इन सब परिस्थितियों की वजह से, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा 5 परिस्थितियाँ, तो उनकी वजह से जो है लोगों का विश्वास जो था वो वाइमर रिपब्लिक यानी कि वाइमर गणराज्य से उठ गया। और वो एक इंतजार में थे, और वे एक इंतजार में थे कि जो उनके दुखों को से छुटकारा दिला सके। वे सोच रहे थे कि शायद कोई आए जो हमें हमारी दुखों से छुटकारा दिला सके। अब है जर्मनी के संसद को राइखस्टाग के नाम से जाना जाता था। जो जर्मनी का संसद था, जर्मनी का जो संसद था, उनको कौन से नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन आएगा कि जर्मनी के संसद के कौन से नाम से जाना जाता है, तो उसको राइखस्टाग के नाम से जाना जाता था 1932 में। अब है दूसरा कि 1932 में हिटलर की पार्टी, जो अभी हमने इसके पीछे हमने क्या पढ़ा कि 1918 में, नवंबर 1918 में युद्ध समाप्त हुआ, 1919 में वार्सा की संधि हुई। अब हम आ जाते हैं 1932 में। 1932 में जो है हिटलर की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। जो 1932 का जो चुनाव हुआ उसमें हिटलर की पार्टी बहुत ही सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 30 जनवरी 1933 को, अब हम आ जाते हैं 30 जनवरी 1933 को, हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। चांसलर यानी कि वहाँ का जो मेन होता है, यानी कि वहाँ का जो मुख्य होता है, प्रधान होता है, वो बन गया, तो उसी को जो चांसलर कहते हैं। तो 30 जनवरी डेट याद रखिएगा। आगे का क्वेश्चन कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना, तो 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। अब चौथा है कि 28 फरवरी 1933 को, जो 30 जनवरी 1933 को तो हिटलर जर्मनी का चांसलर बना, और 28 जनवरी यानी कि कह सकते हैं कि उसके 29 दिन बाद ही
28 फरवरी 1933 को ही उसने अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस, सभा करना जैसे नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया यानी कि हटा दिया उसका। कब हटाया? 28 फरवरी 1933 को। अब है कि 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। 1929 का ईस्वी चल रहा था, उसमें विश्वव्यापी पूरे विश्व स्तर पर आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई जब अमेरिका का शेयर बाजार जो था, जिसको कहते हैं वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, क्या कहते हैं? स्ट्रीट एक्सचेंज, धराशायी हो गया। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया गया। 3 मार्च 1933 को जो है वो प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा पहला है कि हिटलर को सांसद को हाशिए पर ढकेलने, हिटलर को सांसद को हाशिए पर ढकेलने और केवल अध्यादेशों के साथ शासन चलाने का विशेषाधिकार प्राप्त हो गया। यानी कि कहने का अर्थात यह है कि उसको सांसद की जरूरत नहीं थी, उसने एक एक जो है विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया गया, उसका हम कह सकते हैं कि उसमें उसको संसद की ज़रूरत नहीं थी। संसद की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हमें वहाँ पर कानून बनाने पड़ते हैं, वहाँ जो है संसद में कानून बनता है, वहाँ हम जो भी फैसले लेते हैं उसको जो वहाँ के सदस्य है सभी की अगर हाँ है तभी वहाँ जो उस फैसले को जो आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन उसने इस नियम को हटा दिया। संसद को हाशिए पर ढकेलना का अर्थ है कि उसका एक तरह से विनाश करना। तो अब है नाज़ी पार्टी, जो हिटलर की पार्टी को क्या कहते थे? नाज़ी पार्टी। तो नाज़ी पार्टी के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी है। और हिटलर ने जो है इस विशेषाधिकार नियम के तहत उसने सिर्फ अपनी पार्टी को ही मेन पार्टी कहा, बाकी जितनी भी पार्टियां थी सब पर पाबंदी लगा दी। तीसरा है कि अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। अब जो है जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी, मीडिया थी, मीडिया यानी कि हम कह सकते हैं कि मीडिया अब वही करेगी जो उसको जो है वहाँ का चांसलर यानी कि कौन? हिटलर कहेगा, यही करेगी। और सेना भी अब उसी के कब्जे में आ गई। और न्यायपालिका, जो वहाँ न्याय करते थे यानी कि कोर्ट वोट है, वो भी उसी के कहने पर चलेगा। ये इसका पूरा नियंत्रण जो है वो राज्य के हाथ, यानी कि और राज्य किसके हाथ में है? उसका वहाँ का पूरा नियंत्रण राज्य के हाथ में आया। और राज्य किसके हाथ में है? राज्य तो वहाँ की पार्टी का मुख्य हिटलर के हाथ में है, तो उसी के नियंत्रण में आ गया। अब है कि जर्मनी में हिटलर के उदय के कारण, अब हमें यहाँ पे कहा गया है कि जर्मनी में जो हिटलर का उदय हुआ उसका कारण क्या है? तो अगर हम एक पढ़ें तो इसका पहला कारण हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि वारसा की संधि जो हुई, जब वारसा की संधि हुई तो उसमें जर्मनी पे बहुत सारे जो है वो अनुच्छेद थोपे गए, उसका अपमान किया गया। उसका भी वो भी एक कारण था, क्योंकि उस लोग उससे बहुत ही शर्मिंदा थे। दूसरा है आर्थिक महामंदी, जो 1929 में अमेरिका का शेयर बाजार भी धराशायी होगा। तीसरा बेरोजगारी वहाँ बहुत थी। चौथा है सर्व घटाकरण का भय। पांचवा है नासी प्रोपेगेंडा, जो नासी ने अपना प्रोपेगेंडा कह सकते कि जो नासी जो थे उन्होंने जो अपनी जो एक विचारधारा चलाई कि हम ये करेंगे, हम अगर पार्टी में आए तो वो करेंगे, तो वो भी एक था जो लोगों को प्रभावित किया, उसको अपनी तरफ खींचा। अब पांचवा है कि अमूल परिवर्तनवादियों और समाजवादियों में आपसी फूट। अब इसका एक कारण है कि जो अमूल परिवर्तनवादी थे और समाजवादी थे, इन दोनों में भी आपसी फूट थी। अब बायमर रिपब्लिक की कमजोरियां, और जो बायमर रिपब्लिक की कमजोरियां भी मुख्य कारण है। बायमर रिपब्लिक यानी कि जो वहाँ 1919 के वारसाई की संधि के बाद जो वहाँ पार्टी बनाई गई, उसकी कमजोरियां भी थी, जिसके कारण हिटलर का उदय हुआ। अब पढ़ते हैं कि नाजियों का विश्व दृष्टिकोण, यानी कि जो नाजी लोग थे, जो नाजी का मानना था, जो लोग नाजी को मानते थे, उनका विश्व के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो वो कहते थे कि जीवन जो कह रहे हैं कि जीवन परिधि अपने लोगों को बसने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना। उनका मानना था कि अपने लोगों को, जो हमारे लोग हैं, उनको बसने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ज़मीनों पे कब्जा करो। दूसरा वो कह रहे थे कि नस्ली कल्पना लोग यानी कि जो है वो एक नस्ल के ही लोग रहे, जिसको यूजुपिया कहते हैं। अब है तीसरा, उनका मानना था कि सक्षम नेतृत्व हो, यानी कि जो नेतृत्व हो वो सक्षम हो,
कि वो उस पूरे राज्य पर शासन कर सके, उसके काबिल हो वो। चौथा कहा गया है कि राष्ट्रीय समाजवाद का उदय, और वहाँ जो है वो राष्ट्रीय समाजवाद का उदय हुआ, ये भी उनका एक दृष्टिकोण था। पाँचवाँ उनका मानना था कि नस्लीय श्रेष्ठता जो है वो शुद्ध रहे और नार्डिक आर्यों का समाज रहे। उनका कहना था कि सिर्फ हमारा ही एक जो है वो समाज, हमारी ही नस्ल के लोग रहने चाहिए, बाकी सब अशुद्ध हैं। उनका ये एक मुख्य मानना था कि जो हमारे नस्ल के लोग हैं वही शुद्ध हैं, बाकी सब अशुद्ध हैं, तो सिर्फ हमारे नस्ल के लोग ही समाज में रहें। अब है नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। जो नाज़ी जब जब नाज़ी पार्टी आई थी, तो उसी समय को कहा गया है नाज़ी जर्मनी। तो उस समय युवाओं की स्थिति क्या थी जर्मनी में? तो हम पढ़ते हैं पहला कि जर्मन और यहूदियों के बच्चे एक साथ नहीं बैठते थे। उस समय जो जर्मनी में थे, उसमें 2 मुख्य नस्ल थी। पहला था कौन? जर्मन यानी कि नाज़ी, और दूसरा था यहूदी के बच्चे। तो कहा गया है कि जो जर्मन और यहूदियों के बच्चे हैं, वो एक साथ नहीं बैठते थे उस समय। कब? जब नाज़ी पार्टी जो थी, जब जर्मनी में नाज़ी पार्टी का उदय हुआ, जब हिटलर वहाँ का चांसलर बना तब। दूसरा है कि जिप्सियों, शारीरिक रूप से अक्षम और यहूदियों को स्कूल से निकाल दिया गया। और वहाँ एक और, ये जिप्सियों भी एक तरह की नस्ल है, और तो उनका मानना था कि जिप्सियों जो है, जो जिप्सी हैं और जो शारीरिक रूप से अक्षम यानी कि जिनका शारीरिक रूप बिल्कुल तरफ से ठीक नहीं है, उसमें कुछ जैसे कि कह सकते हैं कि एक तरह से विकलांगता, तो उनको जो जो भी लोग जिनकी थोड़ी बहुत सी विकलांगता थी, उनको स्कूल से निकाल दिया गया। और तथा यहूदियों के बच्चे, जो यहूदी के बच्चे थे, यानी यहूदी भी एक तरह की नस्ल है, जात है, तो उनके बच्चों को भी उस समय स्कूल से निकाल गया था। किस समय? जब जर्मनी में नाज़ी पार्टी थी। अब है तीसरा, स्कूली पाठ्य पुस्तक को फिर से लिखा गया। जो वहाँ की स्कूली पाठ्य पुस्तक थी, जो वहाँ की पुस्तक थी, उसको फिर से लिखा गया और नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया गया। उस पुस्तक में जो है नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया गया। चौथा है कि 10 साल की उम्र के बच्चों को युंगफोक में दाखिला करा दिया जाता था। जो भी वहाँ 10 साल की उम्र के बच्चे थे, जितने भी, उनको सबको युंगफोक, एक एक जो है कह सकते हैं कि एक एकेडमी था, उसमें उनको दाखिला करा दिया जाता। जो एक युवा संगठन था, जो एक युवा संगठन था। अब है कि पाँचवा है कि 14 साल की उम्र में, जो 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को हिटलर यूथ की सदस्यता अनिवार्य कर दी गई। जो भी 14 साल के बच्चे थे, उन सभी बच्चों को जो है हिटलर यूथ, जो हिटलर यूथ एक कह सकते हैं, ये भी एक एकेडमी थी, ये संगठन था, तो उसकी सदस्यता अनिवार्य कर दी गई। 10 साल के, याद रखिएगा कि 10 साल के जो बच्चे थे उनको युंग फोक में दाखिला कराना जरूरी था, और जो 14 साल के बच्चे थे उनको हिटलर यूथ की सदस्यता अनिवार्य कर दी गई। अनिवार्य यानी कि करना ही करना है। अब है कि वहाँ महिलाओं की स्थिति क्या थी। हमने ये तो पढ़ा कि युवाओं की स्थिति क्या थी, अब पढ़ेंगे कि महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो लड़कियों को अच्छी माँ और शुद्ध शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना उनका प्रथम कर्तव्य बताया जाता था। वहाँ की जो लड़कियाँ थी, महिलाओं की स्थिति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो महिलाओं की स्थिति में हम पहला पढ़ रहे हैं कि लड़कियों को अच्छी माँ, जो वहाँ की लड़कियों थी उनको कहा गया कि आप अच्छी माँ और शुद्ध रक्त वाले बच्चे को जन्म देना उनका प्रथम कर्तव्य बताया गया। उनको कहा गया कि आपका कर्तव्य सिर्फ है कि एक अच्छी माँ बने, यानी कि अच्छी माँ का उनके विचार, उनके दृष्टिकोण से क्या था अर्थ, कि आप बिल्कुल अपने बच्चों को जो है वो नाज़ी विचारधारा सिखाएं और एक अच्छी माँ बने और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म दे, यानी कि जो कि है सिर्फ नाज़ी जात का हो। तो उनका प्रथम कर्तव्य बताया गया यही। दूसरा उनको बताया गया कि नस्ल की शुद्धता बनाए रखना। आप उनको कहा गया कि सभी को नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रहना, जो यहूदी एक नस्ल थी उनसे दूर रहना, और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देना, दायित्व उन्हें सौंपा गया। ये भी मैंने आपको ऊपर सबसे पहले में बताया था कि वहाँ के जो माँ थी उनको कहा गया कि आप जो है नस्ल की शुद्धता बनाए रखें, यहूदियों से दूर रहें। यहूदी एक नस्ल यानी कि जात है, उससे दूर रहें, और बच्चों का नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा दें, यानी कि बच्चों को जो है वो नाज़ी विचारधारा जो थी उनकी शिक्षा दें, का दायित्व उन्हें सौंपा गया। किनको? माँ को। अब है तीसरा, 1933 में हिटलर ने कहा, 1933 में हिटलर ने कहा कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। जो हिटलर था उसने कहा कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कौन है? माँ है। नस्ली तौर पर वांछित बच्चों को, और जो लोग नस्ल के तौर पर वांछित होते थे, यानी कि विकलांग होते थे, जन्म
तो उनकी माँ को जो है, जो उनकी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं, कहा गया है कि नस्ली तौर पर वांछित यानी कि जो बिल्कुल अच्छे हैं, अच्छे हैं, तो उनको जन्म देने वाली जो माता है उनको अस्पताल में विशेष सुविधाएं, दुकान में ज़्यादा छूट, थिएटर और रेलगाड़ी के सस्ते टिकट और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माताओं को कांसे, चांदी और सोने के लगाएं दिए जाते थे, यानी कि इनाम दिए जाते थे। कहने का मतलब यह है कि जो भी माँ वहाँ पर अच्छे बच्चे को और जो है शुद्ध अच्छे बच्चे और शुद्ध नस्ली तौर पर शुद्ध बच्चे को जो पैदा करती थी और जो ज़्यादा बच्चे को पैदा करती थी, उन्हें जो है वहाँ अस्पताल में विशेष सुविधाएं मिलती थी, दुकान में छूट मिलती थी, थिएटर और रेलगाड़ी के सस्ते टिकट मिलते थे। ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले माताओं को कांसे, चांदी और सोने के लगाएं यानी कि इनाम दिए जाते थे। अब पाँचवा है कि लेकिन लेकिन जो जो माँ अवांछित यानी कि जो माँ एक तरह से कह सकते हैं कि विकलांग बच्चे को, यानी कि जिनका शारीरिक बनावट कुछ सही नहीं है, वैसे बच्चे को पैदा करती थी, तो उन माताओं को दंडित किया जाता था। उन माताओं को जो है वो दंडित किया जाता था। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उन्हें आचार संहिता का उल्लंघन करने पर गंजा कर मुंह पर कालिख पोत पूरे समाज में घुमाया जाता था। उनको जो है गंजा कर दिया जाता था उन माँ को, और उनके मुंह पे कालिख पोत दिया जाता था, उन्हें पूरे समाज में घुमाया जाता था। ना केवल जेल बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान भी, और उनसे जो है तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार छीन लिए जाते थे। यानी कि उनको जेल में डाल दिया जाता था, और ना ही उन्हें अपने पति से मिलने दिया जाता था और ना ही परिवार से। अब पढ़ेंगे कि नाज़ी प्रोपेगेंडा। नाज़ी प्रोपेगेंडा क्या है? तो इसमें पहला है कि विशेष प्रकार के शब्दों का चयन। जो नाज़ी प्रोपेगेंडा है उसमें कुछ विशेष प्रकार के शब्दों का चयन किया गया, जैसे अंतिम समाधान। यहूदियों के संदर्भ में जो अंतिम समाधान था वो किसके लिए बोलते थे? ये लोग बोलते थे यहूदियों के संदर्भ में, यानी कि यहूदी जो नस्ल थी उनके लिए ये लोग अंतिम समाधान शब्द का यूज करते थे। यूथनेजिया, यूथनेजिया शब्द जो है उस उनको ये विकलांगों के लिए बोलते थे। और संक्रमण, संक्रमण शब्द मुक्ति विशेष व्यवहार के लिए। दूसरा है लोगों को गैस चैम्बरों में ले ले जाने को। ये जो थे, जो नाज़ी लोग थे, यानी कि जो हिटलर की पार्टी थी जिसमें हिटलर का वहाँ राज्य था, तो लोगों को गैस चैम्बर में ले जाने का इवैक्यूएशन शब्द का चयन किया। जो लोगों को, वो लोग जो थे, हिटलर की जो पार्टी थी, हिटलर जो था, वो लोग जो लोग वांछित थे, जो लोग जिन लोगों की विकलांग थे, तो उन लोगों को जो यानी और यहूदी जो थे उनको जो है ये गैस चेंबर में ले जाता था, जिसको ये लोग क्या कहते थे? इवैक्यूएशन शब्द का चयन किया। उनको कहते थे कि हम इनको इवैक्यूएशन करने के लिए ले जा रहे हैं। तीसरा है कि नास्तिक विचारों को फैलाने के लिए, और वो जो थे, जो नास्तिक विचारधारा थी, जो नास्तिकवाद था, तो उसको फैलाने के लिए ये तस्वीर, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, आकर्षण, नारों, इत्तकारी पर्चों का इस्तेमाल करते थे। जो अपने अपने जो हैं, एक तरह से अपने जो विचार को फैलाने के लिए ये तस्वीरों का सहारा लेते थे, फिल्म में दिखाते थे, रेडियो का सहारा लेते थे, पोस्टर का सहारा लेते थे, आकर्षण नारों का सहारा लेते थे, और इश्तकारी पर्चों का भी इस्तेमाल करते थे। चौथा है कि पोस्टर में जो है वो पोस्टर में दुश्मनों को शैतान के रूप में पेश किया जाता था। जो जो भी पोस्टर में, उस समय राज्य किसका था? नासी का था, इसलिए दुश्मन कौन होंगे? जो इनको नहीं मानते थे, तो उनको जो है शैतान के रूप में पेश किया जाता था, और उन्हें नाजी ही बचा सकते हैं। और ये पोस्टर में दिखाया जाता था कि जो उन शैतानों से जो है, जो पोस्टर में दुश्मन को जो शैतान के रूप में पेश किया जाता था, तो उनसे उन्हें नाजी नाजी बचा सकते हैं, ऐसी छवि पेश की जाती थी। किसमें? पोस्टरों में। सितंबर 1939 में, अब आते हैं सितंबर 1939 में पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया। हमने प्रथम विश्व युद्ध पढ़ा कि 1914 से स्टार्ट हुआ और 1918 में समाप्त हुआ, लेकिन अब हम पढ़ेंगे द्वितीय युद्ध के बारे में। ये कब स्टार्ट हुआ? ये सितंबर 1939 में पोलैंड पर, जो पोलैंड एक देश है, उस पर जर्मनी के आक्रमण, जिस पर जर्मनी ने आक्रमण किया, इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की जो है शुरुआत हो गई। सितंबर 1940 में, अब आते हैं सितंबर 1940 में जर्मनी, इटली और जापान ने एक द्विपक्षीय पर हस्ताक्षर किए। सितंबर 1940, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, और सितंबर 1940 यानी कि एक साल बाद जर्मनी, इटली और जापान, ये तीन देश थे, जर्मनी, इटली और जापान,
जर्मनी जर्मनी पिछले बार हमने पढ़ा कि जर्मनी कौन से खेमे में शामिल था। जर्मनी केंद्रीय शक्तियों में शामिल था जिनकी हार हुई थी पिछली बार। इस बार भी उसके साथ जो है इटली और जापान ने एक द्विपक्षीय यानी कि एक कह सकते हैं कि दस्तावेज पर साइन किया और धुरी शक्तियाँ कहलाए। इस बार ये लोग धुरी शक्तियाँ कहलाएं। अब है मित्र शक्तियों में। धुरी शक्तियाँ यानी कि केंद्रीय शक्तियाँ इस बारी वाले। अब है मित्र शक्तियों में। मित्र शक्तियों में फ्रांस। मित्र शक्तियों में पिछली बार भी फ्रांस था, इस बार भी फ्रांस है, ब्रिटेन और रूस। ये तीनों तो हमने पिछली बार भी पढ़ा कि मित्र शक्तियों में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस आते थे। और जो है प्रथम विश्व युद्ध की हम बात कर रहे हैं। और जो है एक तरह से केंद्रीय शक्तियों में हम कहते थे जर्मनी, तुर्की और ब्रिटेन आता था। ब्रिटेन नहीं, कोई और आता था। एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। मित्र शक्तियों में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस के बाद यूएस भी इस गुट में शामिल हो गया। और इसके बाद जो है यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी इस गुट में शामिल हो गया अगस्त 1945 में। अब है कि अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला कर दिया। आपने सुना होगा ये कि जापान पर परमाणु बम से अमेरिका ने हमला किया। तो कब किया था? अगस्त 1945 में, जब ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो अमेरिका ने जो है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, ये शहर हैं जिन पर परमाणु बम से हमला कर दिया और आखिरकार जापान को घुटने टेकने पड़े। भाई जब भी किसी देश पर अगर परमाणु बम से इतना भयानक हमला होता है तो उस देश को आप क्या कर सकता है? अब उसे हार तो अपनी माननी ही पड़ेगी। तो आखिरकार उसने भी अपने घुटने टेक दिए यानी कि हार मान ली। अब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। 1945 में द्वितीय विश्व का अंत हो गया यानी कि हमने पढ़ा कि 1939 से में द्वितीय विश्व युद्ध का स्टार्ट हुआ और 1945 में इसका अंत हुआ। और जर्मनी और धुरी शक्तियों की हार हुई। और जर्मनी जो था जिसका मुख्य देश था, जो जर्मनी और धुरी शक्तियाँ जो इनके मित्र देश थे, जापान और इटली, इन सब की हार हुई। तो दोस्तों ये ख़त्म हो गया चैप्टर। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।